बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सईद है और मैं आफिया हेल्थ फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स में एज अ कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन काम कर रहा हूँ। एंड इट्स माय प्लेजर टू स्पीक अबाउट डायबिटीज़। डायबिटीज़ की क्या होता है डायबिटीज़, इस बारे में अक्सर लोगों को क्लैरिफिकेशन नहीं होता। डायबिटीज़ का मैं एक सिंपल सी मिसाल अक्सर लोगों को ये देता हूँ कि अगर किसी के पास बैंक अकाउंट हो, सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट हो, बहुत सरप्लस हो, मगर उसके पास अगर डेबिट कार्ड नहीं है या उसके पास चेक बुक नहीं है तो वो अमाउंट उसके लिए यूज़लेस है। इसी तरह ये होता है डायबिटीज़ के अंदर, आपकी ब्लड शुगर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसमें सरप्लस होती है, मगर चूँकि इंसुलिन नहीं होती या मौसर नहीं होती तो वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम नहीं आ सकती। तो आम तौर पर लोग पूछते हैं कि डायबिटीज़ की क्या अलामतें हो सकती हैं। डायबिटीज़ जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक टाइप 1 डायबिटिक होते हैं जिनमें इंसुलिन जिस्म में पैदा ही नहीं हो रही होती। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि डायबिटीज़ की दो अक़साम हैं। एक में है कि जिस्म में इंसुलिन बिल्कुल पैदा नहीं हो रही, ये आमतौर पर टाइप 1 इसको बोलते हैं और ये यंग ऑनसेट शुरू हो जाती है, जल्दी मतलब एज यूजुअली एडोलेसेंस होती है उस वक्त शुरू हो जाती है। दूसरी वो अक़साम है जो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं, इसमें इंसुलिन इनके जिस्म में बन रही होती है मगर वो मौसर नहीं होती। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, मगर अब गौर करेंगे तो सिर्फ दो ही अक़साम हैं। और ये वाली जो टाइप 2 होती है ये आम तौर पर 40 साल के बाद शुरू होती है और आम तौर पर सेडेंटरी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। अलामतों की बात अगर हम करेंगे तो एक आम अलामत ये होती है कि मरीज़ जो है थकन महसूस करता है। गो कि थकन की और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, मगर एक अहम वजह ब्लड शुगर का बड़ा होना या डायबिटीज़ का होना है। इसके अलावा मरीज़ जो हैं वो ज़्यादा पेशाब की शिकायत करते हैं कि पेशाब उन्हें ज़्यादा आ रहा है मकदार में। प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और इवन सर्दियों में भी प्यास ज़्यादा लग सकती है। बाज़ दफ़ा मरीज़ों का एक कॉमन कंप्लेंट ये होता है कि हमें फोड़े फुंसियाँ निकल रही हैं और कुछ बोलते हैं कि जी ज़ख़म हो गया था मगर ज़ख़म भर नहीं पा रहा। तो ये तमाम अलामतों के साथ अगर कोई आता है तो हमारे को इस बात का ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए कि उनको ब्लड शुगर चेक करें कि उनको डायबिटीज़ ना हो। पेचीदगियों की अगर हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए अहम है कि अगर इसको मुनासिब तौर पर इलाज ना किया जाए तो इसकी पेचीदगियाँ होती हैं, जिसमें अहम ये है कि इनका आँखों पे असर होता है, गुर्दा जो है मुतासर हो सकता है, दिल के ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है और ब्रेन के ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ता है। जो नर्व्स हैं हमारी जिस्म में उसके ऊपर बड़ा मनफी असर पड़ता है। दूसरा ये कि अगर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो और कंट्रोल ना हो तो एक स्टेट होती है जिसे हम इमरजेंसी बोलते हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। यहाँ पर फिर अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ती है और शुगर्स को नीचे कंट्रोल करते हैं इंसुलिन वगैरह देकर और दूसरी इक़दाम करके। एक अहम पेचीदगी डायबिटिक्स में होती है जो कि ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं उनको जो है वो ब्लड शुगर लो हो सकती है और ये ज़्यादा शुगर जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, लो शुगर होना, क्योंकि बढ़ी हुई शुगर को तो आप किसी वक्त भी कंट्रोल कर सकते हैं, मगर लो शुगर अगर रहती है किसी मरीज़ को 2 से 3 मिनट तो ब्रेन डैमेज होने का ख़तरा होता है। इसलिए डायबिटीज़ की जो मैनेजमेंट है उसका फॉलोअप है, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें कि इसकी तशख़ीस कैसे होती है तो इसके 2-3 टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है जिसको आप निहार मुँह फास्टिंग शुगर, आपने सुना होगा कि फास्टिंग ब्लड शुगर चेक कराइए, एक तरीका ये। दूसरा टेस्ट होता है जो HbA1c। इन दोनों में फ़र्क ये है कि फास्टिंग ब्लड शुगर आप जो है वो फास्टिंग में ही चेक करा सकते हैं, HbA1c आप किसी वक्त भी करा सकते हैं। तीसरा टेस्ट ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होते हैं, ये हर एक में हम नहीं करते, ये जो हामिला ख़वातीन होती हैं उसमें ये टेस्ट हम कराते हैं। HbA1c के हवाले से ये अहम चीज़ है कि ये बाज़ सूरतों में वैलिड नहीं होता। लाइक अगर कोई हामिला औरत है तो उसके अंदर HbA1c को एज अ डायग्नोस्टिक टूल इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर भी ये मतलब कंफर्म नहीं कर सकती, तो उसमें फास्टिंग ब्लड शुगर ही ज़्यादा बेहतर टेस्ट है।
मैनेजमेंट वंस डायग्नोसिस हो जाता है तो हम मरीज़ की पूरी इवैल्यूएशन करते हैं फिज़िकल एग्जामिनेशन से, और उसका मुकम्मल तिब्बी मुआयना करके देखते हैं कि ऑलरेडी क्या पेचीदगियाँ हो चुकी हैं, और अगर वो पेचीदगियाँ हो चुकी हैं तो फिर हम उसको किस तरह रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसका कैसे बर वक्त इलाज कर सकते हैं ताकि बीमारी ज़्यादा आगे ना बढ़े। इसके अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि अगर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हम कर लें तो उसमें बहुत हद तक चांस ये होता है कि दवाओं की ज़रूरत ना पड़े। और ये मैं टाइप 2 डायबिटिक्स की बात कर रहा हूँ। टाइप 1 डायबिटिक्स में अनफॉर्चुनेटली इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ता है विच इज़ मैंडेटरी, वरना लीथल हो सकता है। अच्छा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में हम अक्सर जो बात करते हैं कि जी एक्सरसाइज करें, तो वो आइडियल ये होता है कि आपका बॉडी वेट जो है उसको हम उसकी जो BMI है उसको मेंटेन करते हैं। अगर किसी का कोई ओवरवेट है, जो कि टाइप 2 ज़्यादातर होते हैं, तो उनको हम उनकी कैलोरी काउंटिंग करते हैं, उनको न्यूट्रिशनिस्ट को रेफ़र करते हैं और वो एक प्लान बनाते हैं कि इनको इतने दिन में इतनी कैलोरीज़ लेनी है ताकि वेट रिडक्शन हो सके। वॉकिंग की एक्सरसाइज के हवाले से बताते हैं कि आपको वॉक करना है, उसमें तकरीबन 45 मिनट 5 दिन एक हफ्ते में आप चलें और उसको प्रोग्रेसिवली बढ़ाएं। सांस आपकी ज़्यादा नहीं फूलनी चाहिए, ब्रिस्क वॉक हो, मगर ये ना हो कि आप ब्रेथलेस हो जाएं। बात सूरतों में जो है वो जब हम दवाइयों का डिसीजन करते हैं कि दवाई देनी पड़ेगी, तो हम मेक श्योर कर लेते हैं कि जी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपने 3 महीने ट्राई की मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर हमें दवाइयाँ शुरू करनी पड़ती हैं। उसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो जो मरीज़ की अप्रोप्रिएट मेडिसिन होती है वो हम उसकी एग्ज़ामिनेशन के ऊपर उसको फिर स्टार्ट कराते हैं, कॉम्बिनेशन में या सिंगली, डिपेंडिंग उनका HbA1c रिज़ल्ट कैसा था। बात सूरतों में इंसुलिन टाइप 2 डायबिटिक्स को भी फ्रॉम द वेरी ऑनसेट देना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर एक मरीज़ आता है, उसकी तशख़ीस अभी हुई है और उसकी HbA1c 10 को अप्रोच कर रही है, तो मोस्ट लाइकली ये है कि उनको हम इंसुलिन इनिशिएट कर देते हैं। इंसुलिन की टेक्निक्स हम क्लिनिक में बताते हैं, यहाँ पे नर्स होती है, वो एग्जैक्टली बताते हैं कि जी इसको कहाँ पे लगाना है, किस वक्त लगाना है, खाने से पहले लगाना है और किस वक्त खाने से, क्योंकि इंसुलिन में मुख्तलिफ अक़साम आती हैं और उन अक़साम को देखते हुए उसकी टाइमिंग वगैरह एडजस्ट करते हैं। एक चीज़ का बहुत ही हम एम्फसाइज़ करूँगा कि डायबिटीज़ को लाइटली ना लें। डायबिटीज़ मैनेजेबल डिज़ीज़ है, मगर अगर ट्रीट ना किया जाए तो इसकी बड़ी ख़तरनाक नतीजे निकलते हैं, जो कि उनकी एक मिसाल ये है कि इनमें हार्ट अटैक का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह फालिज का असर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर प्रॉपर पैरों की निगहदाश्त न की जाए तो टांगों को एम्पुटेट करने की नौबत आ सकती है, टांग में गैंग्रीन हो जाता है। और इसके अलावा गुर्दे के ऊपर जो है उसका सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट होता है, स्पेशली लॉन्ग जब नंबर ऑफ़ ईयर्स गुजरते हैं तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी डेवलप हो सकती है, जिसमें प्रोटीन लीक करता है, और वंस वो डेवलप हो जाए तो पेशेंट तेज़ी से रेनल फेलियर की तरफ जाता है और इवेंचुअली जो है डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक पेनफुल प्रोसीजर है। तो इन तमाम पेचीदगियों से बचने के लिए हम एम्फसाइज़ करते हैं कि वंस डायग्नोसिस हो जाए तो रेगुलर फॉलोअप्स किए जाएँ और कंप्लाइंस जो है वो ज़रूर की जाए। उसमें हम ये एम्फसाइज़ करते हैं कि जी आँखों का मुआयना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो स्क्रीनिंग के वक्त उसमें हम रेटिनल स्क्रीनिंग कर लेते हैं और रेटिनल फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं। उसके बाद ईयरली रेटिनल एग्ज़ामिनेशन को रिकंडक्ट करते हैं ताकि आँखों के पर्दों के ऊपर जो डायबिटिक्स को डेवलप होती है उसको वक्त के ऊपर हम डिटेक्ट करके उसका मुनासिब इलाज कर सकते हैं। डाइट के अंदर हमें ख्याल रखना होता है कि पेशेंट का प्रेजेंटेशन पे वेट कितना है। अगर वेट मोस्टली जो है ओवर वेट होते हैं या ओबीस होते हैं या मॉर्बिडली ओबीस होते हैं तो हम उनको कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं, और उसके अंदर फिर यह है कि हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो आपकी प्रॉपर कैलोरीज कैलकुलेट करके मरीज़ को बताते हैं कि जी आपने ये फूड्स लेने हैं। आमतौर पर जो होता है हम उसे कैटेगराइज कर लेते हैं फूड्स में, जिसमें टोटल एब्स्टिनेंस वाले फूड्स हैं जिसमें आपने बिल्कुल भी नहीं खाने, कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कि आप लिमिटेड अमाउंट में खा सकते हैं। यहाँ पे मिसकंसेप्शन मैं अक्सर क्लियर करता हूँ मरीज़ों को, एक होता है कि जी वो फल नहीं खा सकते,
तो ऐसी कोई बात नहीं है, फल वो खा सकते हैं मगर लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। और हमने उसकी बड़ी अच्छी डिटेल चार्ट बनाई हुई है, तो उसमें मरीज़ वो फल भी, चावल भी, आलू भी खा सकते हैं लिमिटेड अमाउंट्स में। और कुछ जो होती है फूड्स वो बिला रिस्ट्रिक्शन खा सकते हैं, उसमें ज़्यादातर वेजिटेबल्स हैं और मुख्तलिफ अशिया शामिल हैं। तो ये एक हमारा प्लान होता है और इस तरह हम उनको एनकरेज करते हैं कि ये डाइटरी एडहेरेंस कर सकें। वंस आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाए तो इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि आप दवाओं के अंदर रद्द-बदल खुद से कर लें या दवाओं की डोज कम कर लें। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मरीज़ों को इंसुलिन प्रिस्क्राइब की गई है और वो बीमारी में या कोई कोमॉर्बिड इन्फेक्शन हुआ या कुछ, तो उनको आमतौर पे गलत तसव्वुर होता है कि इंसुलिन इस वक्त नहीं लेनी चाहिए, जबकि बात जो होती है वो ये कि इंसुलिन आप मुस्तकिल लेते रहें। इसी तरह जो गोलियां ले रहे हैं उसमें भी उनको किसी किस्म की रद्द-बदल करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि हम जब मरीज़ से कंसल्ट करते हैं तो उसको ब्लड शुगर लो होने की ज़रूर अलामतें बता देते हैं, ताकि अगर लो ब्लड शुगर हो तो वो बिला झिझक मीठी चीज़ खा सकते हैं और मशरूब भी पी सकते हैं और फिर आके डॉक्टर को बता सकते हैं कि मुझे ये अलामतें हुई थी इसलिए मैंने शुगरी चीज़ खाई और उससे उनको इफाक़ा हुआ। तो फिर हम अगर मुनासिब समझते हैं तो उसमें रद्द-बदल उनकी दवाइयों में कर सकते हैं। अगर कोई मरीज़ को इस तरह साबका पड़ता है कि उनको अलामतें हो रही हैं लो शुगर की, जिसमें आमतौर पर अलामत ये होती है कि घबराहट होगी, ठंडे पसीने आएंगे, इंतहाई कमज़ोरी लगेगी, बाज़ को मतली भी हो सकती है। इस सूरत में अगर उनके पास घर में अप्लायंस है और वो चेक करते हैं और शुगर लो आती है, लो से मुराद ये है कि अगर 60 से नीचे आ रही है तो ये सिग्निफिकेंट लो है, और 50 से ऊपर अगर जा रही है नीचे तो फिर उसमें ऑब्वियसली वो सिंपल सा ये कि दवाई उस दिन की उस वक्त की ओमिट कर लें और डायरेक्ट डॉक्टर को रब्ता करें ताकि वो मज़ीद मैनेजमेंट के प्लान के हवाले से उनको बता सकें। पेशेंट के फॉलोअप के हवाले से ये बताना बेहतर रहता है कि हम उन्हें इनिशियली ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखते हैं जब तक कि उनका HbA1c नॉर्मलाइज ना हो जाए या क्लोज टू नॉर्मल ना हो जाए, उस वक्त तक हम उन्हें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखते हैं। वंस HbA1c स्टेबल हो जाते हैं तो उनको 6 मंथली या ईयरली देखा जा सकता है। एक चीज़ जो मैं एम्फेसाइज़ करूँगा कि शुगर के मरीज़ों को अक्सर हम थायराइड के डिसऑर्डर्स अफिलिएटेड होते हैं, तो उनमें हम बाज़ दफ़ा थायराइड फंक्शन को स्टेटस को ज़रूर चेक करते हैं। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल चेक करना ज़रूरी इसलिए होता है कि इनमें अक्सर व बेशतर लोगों के कोलेस्ट्रॉल डीरेंज होते हैं और सवाल ये पैदा होता है कि उनको कोलेस्ट्रॉल लो करने की दवा दी जाए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो ये ज़रूरी होता है। जो मरीज़ अंडरवेट होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस ये होता है कि हो सकता है कि टाइप 1 डायबिटिक हो। होता ये है कि आपके जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी आपके पास 3 सोर्सेज हैं एनर्जी के, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक फ़ैट है और एक प्रोटीन है। तो जिन लोगों में शुगर कंट्रोल नहीं होती तो बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, वो अगर आपकी शुगर से हासिल नहीं हो सकती क्योंकि इंसुलिन नहीं है या इंसुलिन मौसर नहीं है, तो वो आपकी प्रोटीन और फ़ैट से हासिल करेगी। प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगी जिससे मरीज़ का जो मसल मास है वो कम होना शुरू हो जाता है और वो वेट तेज़ी से लूज़ कर रहे होते हैं। दूसरा ये है कि फ़ैट मेटाबॉलिज्म अगर होगी तो वो तेज़ी से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरफ जाते हैं क्योंकि बॉडी को सबस्ट्रेट चाहिए होते हैं। वंस अगर वो शुगर यूटिलाइज़ नहीं हो रही तो उनको सबस्ट्रेट जो है वो अल्टरनेटिव प्रोटीन या फ़ैट चाहिए होता है और उसकी फिर पेचीदगियाँ बढ़ती हैं।